अभी ये इजी नोट्स बाय करें व्हाट्सएप स्टोर से। वेलकम टू लवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में मैं आपको मोनार्ची के बारे में सिखाऊंगी। मोनार्ची एक गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कि एक गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें डिक्टेटरशिप का रोल होता है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें डेमोक्रेसी सिस्टम है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप का सिस्टम नहीं चलता। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको डिक्टेटर्स मिलते हैं। उन मुल्कों में डेमोक्रेसी जैसी गवर्नमेंट होती ही नहीं, उन मुल्कों में सिर्फ डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान में वैसी ही डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है। वैसे ही कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे मोनार्ची वाली गवर्नमेंट है। अब मोनार्ची किस तरह की गवर्नमेंट है वो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोग डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहते तो उसकी वीडियो यहाँ टॉप पे लगा दी है, देख लीजिएगा। या फिर अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में नहीं जानते तो उसकी भी मैंने वीडियो यहाँ लगा दी, आप देख लीजिएगा। अब मोनार्ची क्या होता है हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जिन मुल्कों में किंग्स एंड क्वींस यानी कि बादशाह और उनकी रानियां मौजूद हैं, जो कि हुक्मरानियाँ मतलब हुक्मरान हैं जो पूरे कंट्री को चलाते हैं, जो किंग जो पूरे कंट्री को चलाते हैं या क्वीन चलाती हैं, ऐसे गवर्नमेंट को ना हम मोनार्ची गवर्नमेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आम इंसान जो है वो वोट्स लेके गवर्नमेंट में नहीं बैठता जैसे कि नॉर्मल होता है सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि किंग्स ही या उनकी क्वींस पूरे गांव को और पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप की गवर्नमेंट को हम मोनार्ची गवर्नमेंट कहेंगे जहाँ पे किंग्स एंड क्वींस होते हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं। सही है। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि मोनार्ची इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। मोनार्ची इज अ सिस्टम इन विच अ किंग और अ क्वीन इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट। मोनार्ची में क्या होता है कि मोनार्ची सबसे पुरानी गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप ये सब बाद में आया। किंग्स का सिस्टम शुरू से ही डेवलप्ड हो चुका था, यानी कि किंग्स शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे किंग्स एंड क्वींस। तो उस वक्त में सबसे पहला मोनार्ची सिस्टम ही हुआ करता था गवर्नमेंट में। बाद में डेमोक्रेसी ये सारे आए थे, ठीक है। फिर आगे आपने बताना है कि जो मोनार्ची सिस्टम है इसमें किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा इन मोस्ट केसेस द रूलर गेट्स दिस पोजीशन थ्रू द रॉयल फैमिली एंड द पीपल इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सॉरी, यहाँ पे पीपल नहीं पावर लिखा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो ताकत होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है। कैसे कि बाप अभी मौजूद है, उसके पास ताकत है पूरे मुल्क को चलाने की। जब बाप फोत हो जाएगा तो ताकत किसके पास चली जाएगी? खुद ब खुद उसके बच्चों की तरफ। तो उनके बच्चों में से किस को वो हेड बनाते हैं वो डिसाइड किया जाता है। फिर जिस पर्सन को हेड बनाया जाएगा बच्चों में से जो ज़्यादा ज़हीन होगा, बेहतर होगा, उसको वो सारी पावर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है मोनार्ची सिस्टम में कि अपने आप पावर डाइवर्ट कर दी जाती है दूसरे पर्सन को। फिर आता है व्हाट इज़ मोनार्ची। मोनार्ची एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पे किंग्स, क्वींस और एम्पेयरर्स जैसे लोग एग्जिस्ट किया करते थे जो कि मुल्क को चलाते थे। द रूलर यूजली रिमेन इन पावर्स फॉर लाइफ एंड द पोजीशन इज पास फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। ये जो रूलर होते हैं, हुक्मरान होते हैं, ये नस्ल दर नस्ल ही हुक्मरान रहते हैं, हमारे हेड्स रहते हैं। और इनकी पावर्स क्या होती है उनकी फैमिली के अंदर ही सबको मिल रही होती है, यानी कि बाप के बाद बेटे को मिलेगी, बेटा जब बड़ा हो गया वो फोत हो गया फिर उसकी बेटे को पावर मिलेगी या बेटी को मिल जाएगी। तो इस तरह से पावर्स नस्ल दर नस्ल इनकी फैमिली के अंदर ही ट्रांसफ़र होती रहती है, किसी बाहर वाले बंदे को ये पावर्स नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें मोनार्ची इन पॉलिटिकल साइंस। मोनार्ची के बारे में पॉलिटिकल साइंस में क्या बताया गया है। इन पॉलिटिकल साइंस मोनार्ची इज़ अ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ बर्थ, ठीक है। मोनार्ची में ये आपने बताना है कि एक पर्सन जैसे कि किंग या क्वीन हेड बनाए जाते हैं किसी स्टेट के या कंट्री के, और पैदाइशी तौर पे वो हेड बन जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक फादर हेड है तो उनका बेटा जैसे ही पैदा हो जाएगा लोगों के जहन में वैसे ही आ जाएगा कि ये इनका बेटा है, तो ज़ाहिर है अब नेक्स्ट पर्सन यही होगा हेड इनके फादर के बाद। सही है। तो पता चल जाता है कि बेटा पैदा हो गया या बेटी पैदा हो गया तो ये फिर इनका नेक्स्ट फिर किंग या क्वीन बनेंगे। This ruler may have all the powers or may share powers with an elected government depending on types of monarchy। यहाँ पे ये लिखिए कि टाइप्स मोनार्ची की कभी कभी चेंज हो जाती है। कभी कभी क्वीन
जो है वो मेन रोल अदा करती, मर्द नहीं होता हेड, और कभी मर्द जो है किंग वो रूलर बना होता है, वो मुल्क चला रहा होता है। आपने अक्सर देखा तो होगा ड्रामों में, मूवीज़ में, कि कभी क्वींस हुआ करती थी हेड, कभी किंग्स हुआ करते थे। तो इस वजह से मोनार्ची सिस्टम ज़ाहिर है मर्द और औरत की तब्दीली की वजह से भी चेंजेस गवर्नमेंट में आती रहीं, और कुछ किंग्स ऐसे भी थे जो थोड़े ओपन माइंडेड थे, कुछ थोड़े ज़्यादा ही सख्त थे, हर चीज़ पर सज़ा लगा देते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट सिस्टम चेंज होती रही मोनार्ची के साथ। फिर आता है टाइप्स ऑफ मोनार्ची। अब मोनार्ची में भी टाइप्स हैं, पहली है एब्सोल्यूट, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब यह है कि किंग और क्वीन हैव ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स एंड मेक देयर डिसीजन। एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब है कि किंग्स एंड क्वीन के पास सारी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस लेने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब यह है कि किंग्स एंड क्वीन के पास कोई पावर्स नहीं होती, इनको सिर्फ हेड माना जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा सारी पावर्स किसके पास होती हैं? गवर्नमेंट के पास होती हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट जिसको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट या जुडिशरी कोर्ट्स, ये होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। तो मेन पावर्स गवर्नमेंट को चलाने की इन 3 ब्रांचेस के पास चली जाती हैं पावर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पास। तो किंग्स एंड क्वीन जो होते भी हैं ना उस मुल्क में, तो उनकी कोई पावर्स नहीं होती। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो कि यूके का भी सिस्टम है। यानी कि आजकल की जो यूके की गवर्नमेंट है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यानी कि वहाँ पे किंग्स एंड क्वींस बस हेड हैं, वहाँ पे उनकी पावर्स कोई नहीं है। पावर सारी किसके पास है? गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट के पास है और बाकी डिपार्टमेंट्स के पास। सही है। अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ मोनार्ची की। अब मोनार्ची के क्या फीचर्स हैं कि जो किंग्स एंड क्वींस हैं ये हेड होते हैं, ठीक है, उस कंट्री के। उनकी पोजीशन कैसी होती है कि पेरेंट्स के बाद पावर्स उनके बच्चों को मिल जाती है। यानी कि किंग्स एंड क्वींस के जो बच्चे होते हैं उनके पास पावर्स चली जाती है बच्चों के पास, वालदैन की। द रूलर ऑफन सर्व्स फॉर लाइफ। और ये जो बंदा जो जिसको पावर्स मिल जाती हैं मुल्क को चलाने की, वो तब तक चलाता रहेगा मुल्क को जब तक वो मर नहीं जाता, वो किंग या क्वीन। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये ज़ाहिर सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसके बाद ही डिक्टेटरशिप और उसके अलावा डेमोक्रेसी पैदा हुई। ये सबसे पहली गवर्नमेंट थी। तो रूलर में हैव फुल पावर और लिमिटेड पावर्स। कभी कभी इन रूलर्स के पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स होती थी, कभी इनके पास कम होती थी। जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बताया कि सारी पावर्स मेन गवर्नमेंट के पास है, इन किंग्स क्वींस के पास पावर्स नहीं है, लिमिट हो गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी है थोड़ा फ़र्क। फिर आता है वाई इज़ मोनार्ची इंपॉर्टेंट। मोनार्ची क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारी कंट्री स्टेबल रहता है, हमारी जो हिस्ट्री है और ट्रेडिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लोग मोनार्ची को वैल्यू देते हैं। जैसे कि यूके की अगर हम बात करें, यूके के लोग हैं बहुत ज़्यादा अपने किंग्स एंड क्वींस को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। किंग्स क्वीन कुछ भी कहते हैं तो लोग उनकी बात मान लेते हैं। तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे भी मोनार्ची का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। फिर आता है इट कैन ब्रिंग यूनिटी अमंग पीपल। और किंग्स एंड क्वींस की वजह से भी, मोनार्ची सिस्टम की वजह से भी लोग आपस में जुड़ के रहते हैं जो उस कंट्री में मौजूद हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज इट सपोर्ट्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो होती है ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करती है। फिर आता है एडवांटेजेस। मोनार्ची के एडवांटेजेस ये हैं कि इसे लीडरशिप बड़ी स्टेबल रहती है। स्टेबल कैसे रहती है कि फादर ने अपनी जो ताकतें हैं, पावर्स अपने बेटे या बेटी में ट्रांसफ़र कर दी होती हैं। बेटे और बेटी को तरीके सिखाए होते हैं कि आपने गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है, चलाना कैसे है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है, नया जो आने वाला हेड है, वो ट्रेंड होता है पहले से, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो पूरा निज़ाम है वो बड़ा स्टेबल रहता है। देखिए, एक ऐसा बंदा अगर मुल्क चला रहा है जिसको नॉलेज ही नहीं है मुल्क चलाने का, तो फिर उसे गवर्नमेंट का भी बेड़ा गर्क होता है, उसको खुद ही कुछ नहीं पता। इसलिए जो किंग्स एंड क्वींस रहे हैं ना, इनकी मौजूदगी की वजह से मुल्क अच्छे से चलते हैं। मुल्कों में तरक्की भी इसलिए आती है क्योंकि ये पहले से ट्रेंड होते हैं अपने वालिदैन की वजह से। फिर आता है देयर इज़ अ क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है कि पहले से पता होता है लोगों को कि अच्छा ये उनकी औलाद है, बच्चे हैं, तो अभी ज़ाहिर है इनके वालिदैन के बाद इनके बच्चों के पास ये सारी पावर्स आएंगी। फिर कहते हैं इट हेल्प्स प्रोटेक्ट नेशनल ट्रेडिशन। और जो ट्रेडिशन है वो सेव रहता है लोगों का। यानी कि नस्ल दर नस्ल जब एक ही फैमिली से क्वींस एंड किंग्स होते हैं ना, तो उस इलाके में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो ज़ुबान है, वो प्रोटेक्टेड रहती है, चेंज नहीं होती। क्योंकि जब बार बार लोग बदल रहे हैं ना, तो फिर वहाँ मसला बनता है। यहाँ पे लोग नहीं बदल रहे, यहाँ पे बेसिकली एक ही फैमिली के लोग चेंज हो रहे हैं जो एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही ट्रेडिशन के हैं, तो इसलिए कोई चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, हर चीज़ तरतीब के साथ हो रही है। फिर क्या कहते हैं इट कैन यूनाइट द पीपल। इससे लोग जुड़ के रहते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द रूलर स्टे अबव पोलिटिकल पार्टीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में क्या होता है कि बेशक किंग्स एंड क्वीन के पास पावर ना भी हो, लेकिन इन किंग्स एंड क्वींस को
हेड के तौर पे ही देखा जाता है, कि इनको पॉलिटिशियंस नहीं समझा जाता, हेड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी, इनको पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं बल्कि हेड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, रूलर की तरह। अब हम इसके नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। पीपल डू नॉट चूज़ द रूलर थ्रू इलेक्शंस। इसमें नेगेटिव चीज़ ये है कि इंसान अपने पसंद के किंग को चुन नहीं सकता, ठीक है। ज़ाहिर है फिर वो विरासत में ही किंग्स आते हैं, जैसे कि वालिद की अगर सीट है तो फिर बेटे को खुद मिलेगी, हम खुद चुन नहीं सकते उस पर्सन को जो हमारे मुल्क को चलाएगा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। फिर आता है एन अनस्टेबल रूलर में इनहेरेंट द थ्रोन। अनस्टेबल का मतलब ये है कि अगर किंग ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे जो फादर है, ठीक है, वो नॉर्मल था, वो सही था, लेकिन उस बंदे की सिर्फ एक ही औलाद हो पाई है, उसकी और कोई औलाद नहीं थी उस किंग की, और वो जो एक औलाद उस बंदे की हुई है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है वो भी किंग बन सकता है। तो फिर ज़ाहिर है ऐसे लोग जब किंग बनते हैं तो फिर वो सही से मुल्क नहीं चला पाते, बट बन जाते थे। इन एब्सोल्यूट मोनार्ची टू मच पावर में बी ऑन वन पर्सनज हैंड। यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्ची में ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा पावर जब एक ही किंग के पास हो ना, तो वो किंग अपनी पावर्स को बाज़ औक़ात मिसयूज़ भी करने लगता है। कैसे मिसयूज़ करता है कि वो, आप इसको समझने के लिए ना मेरी मैग्नी कार्टा की वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से उस मैग्नी कार्टा की वीडियो में किंग जॉन ने अपनी ताकतों को मिसयूज़ करके लोगों पर टैक्स लगाया, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुई। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है ना कि जब एक किंग ज़रूरत से ज़्यादा पावर रखता है या क्वीन ज़रूरत से ज़्यादा पावर रखती है, फिर जुल्म भी वो कर सकते हैं लोगों पे। इट मे नॉट गिव इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। यानी कि पॉलिटिक्स की जो बराबर की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी चाहिए ना, जैसे कि अब तो डेमोक्रेसी है हर जगह पे कि हम वोट देके बंदों को चुन लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना, हम अलग अलग डिफरेंट बंदों को अपॉर्चुनिटी देते हैं मुल्क को चलाने की, लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ पे एक फैमिली को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नस्ल दर नस्ल मुल्क को चलाए। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इफ़ अ किंग डाइज एंड हिज एल्डेस्ट सन becomes the next king because he belongs to the royal family, this is an यहाँ पे सेम बात बताई कि अगर किंग फौत हो गया तो किंग का जो सबसे बड़ा बेटा है या बेटी है उसको फिर वो नेक्स्ट लीडर बना देते हैं मुल्क का। इतना ही था इस वीडियो में, कंक्लूजन आ गया, जो ऊपर पड़ा वो दोबारा शॉर्ट करके लिख देना है।